अरे दोस्तों, क्या हाल है। यह उरी है गोरिल्ला पोकर के लिए। हम 4 टेबलिंग एनाइल 1 के वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और स्क्रीन की सीमाओं के कारण हम शायद रिप्ले नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम देखेंगे कि क्या हम इसे समझ सकते हैं। किसी कारण से ऐसा लगता है कि आज रैग बैटलिंग हो रही है, जो मुझे लगता है कि एक के एनाइल रैग से वित्तीय दृष्टिकोण से ज़्यादा समझ में नहीं आता है। और लेकिन यह निश्चित रूप से मज़ेदार है। और हाँ, उन चीज़ों में से एक जो पोकर के प्रति मेरे दृष्टिकोण को विशेष बनाती है, वह यह है कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए एक व्यक्ति है जिसके पास वह चीज़ें हैं जो वह जानता है, चीज़ें जो उसे पसंद हैं या नहीं हैं आदि, और गलतियाँ जो वह कर रहा है या नहीं कर रहा है, ध्यान जो वह दे रहा है या नहीं दे रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। यदि आप सोचते हैं कि जैसे आप एक मनोरंजक खिलाड़ी के खिलाफ कैसे खेलते हैं, धारणा हमेशा यह होती है कि एक मनोरंजक खिलाड़ी के खिलाफ आप पोकर को उससे बेहतर समझते हैं, और इसलिए आप आसानी से जो आप कर रहे हैं उसमें संतुलित और धोखाधड़ी से हटकर चीज़ों को समझने और एक रणनीति बनाने की ओर बढ़ें। उसे हराने के लिए तो आप उसे गिराने के लिए एक निश्चित आकार बनाते हैं, या उसे कॉल करने के लिए दूसरा आकार बनाते हैं, या आप फोल्ड करते हैं क्योंकि वह कभी ब्लफ नहीं करता, जैसे ये चीज़ें आप कभी कभी मनोरंजन करने वालों के खिलाफ करते हैं। सोचने जा रहा हूँ कि अगर वह नदी पर दांव लगाता है तो मुझे आठों को कॉल करना चाहिए। ब्रेक टाइम से इतनी जल्दी वापस जांचना दिलचस्प है। तो हम सीधे गोता लगा रहे हैं वास्तविक अभ्यास में। तो हमने अभी नाफेल स्मिर्स के बारे में क्या देखा है कि उसने एक निश्चित रनआउट पर एक हाथ के साथ नदी पर तुरंत चेक किया, जो कभी भी शो डाउन नहीं जीतता। यह रनआउट, और इसका मतलब है कि जब यह इंट इंट आया तो उसके दिमाग में ब्लफिंग नहीं आई। अब सरल तरीके से आप कह सकते हैं कि यह आदमी इसमें है और कभी ब्लफ नहीं करता, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ी अति सरलीकरण है। हम जो देख सकते हैं वह यह है कि यह व्यक्ति ब्लफिंग पसंद नहीं करता उस जगह। और हम यह सोच सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि वह पोकर को कैसे देखता है। तो वह जगह कैसी दिखती थी, तो यह उसके द्वारा एक छोटा सी बेट जैसा दिखता था, एक रन आउट में, जो उसके ब्लफर्स को नई वैल्यू बेट्स में सुधार नहीं करता है। सही। तो अगर रिवर एक किंग क्वीन जैक 10 है, शायद वह सोचता है कि वह वैल्यू बेट कर सकता है उन हाथों के साथ, और अगर नहीं तो कुछ भी बहुत स्पष्ट रूप से सुधार नहीं करता। वैसे यह एक कम मिश्रण जैसा है। मुझे लगता है कि जब वह इस साइड पर जाता है तो इसे ज़्यादातर फोल्ड करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा 3 बेट आकार है। लेकिन हाँ, जब कुछ भी सुधार नहीं होता तो संभवतः आपको अपनी रेंज पर बहुत ध्यान केंद्रित करना होगा, ये कहने के लिए कि मैं किसके साथ वैल्यू बेट कर रहा हूँ। और यहाँ उत्तर है, आप जानते हैं, आपके सभी लौकिकर ASX वैल्यू बेट कर सकते हैं। आपके पास लो पॉकेट पेयर्स हैं जो सेट्स में सुधार करते हैं, जो वैल्यू बेट कर सकते हैं, है ना। शायद राजा, रानी, जैक 10, इनमें से कुछ मूल्य दांव हो सकते हैं, इसलिए उसके पास मूल्य दांव की भरमार है और उसे निश्चित रूप से विचार करना चाहिए उस हाथ से ब्लफिंग। तो इस तरह का विचार न करना मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर करता है, जैसा मैंने कहा, जब अंतिम कार्ड बेकार होते हैं तो वह ब्लफिंग नहीं करेगा, और बस आप जानते हैं, सोचने के लिए कुछ। तो यह राजा राजा 3-2 रंग का बोर्ड, रानी 7 स्पेड्स का एक हाथ, जो कभी कभी चेक रेज और कभी कभी कॉल करने के लिए होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कौन सा करते हैं, जब तक आप भविष्य की चालों को अच्छी तरह से खेलना जानते हैं। और यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि हमारी रेंज कैसी दिखती है। तो हमारी चेक रेज रेंज में भी कई मध्यम जोड़े शामिल हैं, और इसलिए उसका यह दांव, मुझे लगता है, शायद उपयुक्त दांव आकार नहीं है, क्योंकि वह वास्तव में चौके नहीं लगा सकता। और अगर वह एक उच्च जोड़ी पर दांव लगा रहा है तो उसे शायद आगे बढ़ना चाहिए, बड़ा। लेकिन हाँ, हमें क्वीन 7 ऑफ स्पेड्स के साथ कोई आपत्ति नहीं है। यह राजा कॉल और 4 बेट के बीच मिश्रण करने वाला है, और हम इस हाथ को 4 बेट करेंगे। ऐसा लगता है कि वह हार मान रहा है और हम जीत रहे हैं, लेकिन देखते हैं। और यह, हाँ, दिलचस्प है। तो हाथ जो तीसरे हिस्से का दांव लगाते हैं और फिर नदी पर इस तरह दांव लगाते हैं। मैं अपने लिए सोच प्रक्रिया को समझाऊंगा। तो निश्चित रूप से इस आदमी के लिए बहुत सारे संभावित ब्लफ्स हैं और बहुत सारे मूल्य दांव भी हैं, और ये हाथ कुछ भी कर सकता है। स्पेड्स की क्वीन आदर्श नहीं है, निश्चित रूप से। और अगर आप बहुत रचनात्मक होना चाहते हैं तो चेक शॉप भी।
लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं और मैं कॉल करना चाहता हूँ। इसका एक कारण उसका साइजिंग स्कीम है जो मुझे गलत लगता है। जब साइजिंग स्कीम मूल्य दाम के लिए गलत होती है तो यह अधिक संभावना है कि यह ब्लफ्स हैं। लेकिन हाँ, कौन जानता है, शायद हमें सुपर नट्स दिखे और सुपर नट्स के लिए यह समझ में आता है। आकार योजना, क्योंकि वह वास्तव में नहीं चाहता कि मैं फोल्ड करूं। वह वास्तव में चेक रेस और ऐसी चीज़ों की उम्मीद कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सस्ते में बच गए। ये आदमी जा रहा है एक तिहाई, एक तिहाई। एक अजीब दांव आकार योजना, थोड़ा अजीब। Don't think I need to call किंग जैक हाई। लेकिन वह क्या हो रहा है? क्या वह जैसे 10? मुझे लगता है शायद। तो हाँ, हमने नाफुएल के बारे में कहा कि वह ब्लफिंग से प्यार नहीं करता, और जो हमने देखा ये बोरिस के बारे में कि उसने बहुत समय लिया जब उसके पास एक तरह का विशेष हाथ था। सही, जैसे वह वास्तव में चाहता था कि किसी तरह से स्टैक उड़े और वह यह नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा कैसे किया जाए। और यह भी कि उसने एक तिहाई स्टैब आकार के साथ एक बोट के साथ गया, जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ है। तो फिर से, जब आप इन लोगों के साथ दिन रात कई टेबलों पर खेलते हैं तो हम एक व्यक्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी चीज़ें हाथ में हाथ डालकर चलती हैं। यह भी मुझे लगता है एक मिश्रित फोल्ड है। और ये वास्तव में एक दिलचस्प बात है कि पॉकेट थ्रीज हमेशा की तरह खुली रहती थी, बेशक कोई भी पॉकेट जोड़ी। और जब हमने देखा कि सॉल्वर कभी कभी इन हाथों को फोल्ड कर रहे हैं तो ये थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे खेलने योग्य हाथ हैं। और सॉल्वर के साथ करने वाली चीज़ों में से एक ये है कि मैं ये पता लगाऊं कि क्यों ब्रेक, ताकि ये मेरे लिए खुद खेलना समझ में आए, क्योंकि बिना समझे सॉल्वर की नकल करना आमतौर पर कठिन होता है। मोनोटोन बोर्ड्स में आप अक्सर थोड़ा कम साइज का दाम लगाते हैं और आप थोड़ा कम बार दाम लगाते हैं। हाँ, चलो कुछ छोटे आकार के दाम लगाते रहें। और यहाँ जैक 9 के साथ एक अच्छा स्थान है क्योंकि उसने बस आधा पॉट चेक कॉल किया। मुझे लगता है कि हमारे पास सबसे अच्छा हाथ होने की बहुत संभावना है, लेकिन उसके पास कुछ ड्रॉ या एक डायमंड हाथ हो सकता है, इसलिए मैं दांव लगाता रहूंगा। 3 बेड पॉट्स में ये बनाता है एक तरह का ठीक हाथ जिसे थोड़ा उड़ा सकते हैं। इसे करना शुरू करें। पूरी आवृत्ति नहीं, लेकिन ये एक अच्छा ब्लफिंग कॉम्बो है। Bluffing combo. हाँ, तो वापस क्यों 3 हमेशा नहीं खुलते, भले ही यह एक अच्छा हाथ लगता है। फिर से, इन लोगों से वास्तव में बड़े 3 बेट्स, और मुझे यकीन नहीं है कि यह हाथ इसे बनाता है। जब वह 6 साइन जाता है तो हम फोल्ड करेंगे। तीनों को क्यों फोल्ड करें? सोचने की कोशिश करें दोस्तों। जैसे तीनों के बारे में क्या? जाहिर है कि फ्लॉप के बाद खेलने के लिए 3 एक अच्छा हाथ है, लेकिन ये हमेशा क्यों नहीं खुलता? और उत्तर, मानो या न मानो, यह है। और यह भी एक, कभी कभी चेक रेस, कभी कभी कॉल। उत्तर वास्तव में सिर्फ ब्लॉकर्स हैं। तो कारण यह है कि जब आप डेक से 2 निम्न कार्ड हटाते हैं तो आपको अधिक बार कॉल और 3 बेट किया जाएगा। हम यहाँ बस दांव लगाएंगे। इस हाथ से बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो जब आप तीनों के साथ ओपन करते हैं, लोग अधिक बचाव करेंगे और वे अधिक 3 बेट करेंगे। जब आप ओपन करते हैं S3 के साथ, जहाँ यह विपरीत होता है, बस कौन से कार्ड आप डेक से हटाते हैं। तो डेक से 2 निम्न कार्ड हटाना आपके अवसरों के लिए अच्छा नहीं है। तीनों निश्चित रूप से फोल्ड्स प्राप्त करना चाहते हैं या 3 बेट नहीं चाहते। और हाँ, मूल रूप से मुझे लगता है यही कारण है मेरी समझ के अनुसार।
और यहाँ दिलचस्प बातों में से एक ये है कि आपका प्रतिद्वंद्वी एस के साथ कितना अच्छा जुड़ता है यह अन्य चीज़ों के अलावा उसके सी बेट आकार पर निर्भर करता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है जब आप कई टेबल खेल रहे होते हैं। वह आधे पॉट की शर्त लगाता है। अगर उसने तीसरे पॉट की शर्त लगाई होती तो उसके पास हर एस एक्स उसकी रेंज में होता। जब वह आधे पॉट की शर्त लगाता है तो शायद उसके पास अभी भी होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा और बड़ा होता जाता है वह अपने कुछ एस को वापस चेक करना शुरू कर देता है और गतिशीलता कुछ बदल जाती है। यहाँ मुझे लगता है कि हम 100 से कम गहरे हैं और मुझे लगता है कि इस हाथ को जारी रखना ठीक है। आमतौर पर जब फ्लश आता है तो आप बहुत अधिक शर्त नहीं लगाते, लेकिन जब एक ओवर कार्ड आता है तो आप बहुत अधिक शर्त लगाते हैं, खासकर एक ब्रॉडवे वाला। तो हमारे पास दो प्रकार के प्रतिस्पर्धी अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे के साथ तनाव में हैं, और साथ ही यह एक अच्छा हाथ प्रकार है। प्रकार का टॉप पेयर, टॉप कीकर, साथ ही नॉट फ्लश कार्ड। तो यह उसके जारी रखने की रेंज के बहुत से हिस्सों पर हावी है। जब वह कॉल करता है तो इसकी बहुत अच्छी इक्विटी होती है। यदि आप इसकी तुलना किसी चीज़ से करें जैसे राजा बिना फावड़े के, अगर वह किसी पॉकेट पेयर को फावड़े के साथ कॉल करता है तो वह ठीक कर रहा है, लेकिन यह एक बहुत साफ सुथरी मूल्य शर्त है, इसलिए यह एक बहुत बहुत मजबूत हाथ है शर्त लगाने के लिए। उम्मीद है कि यह समझ में आता है। 3x। तो जैसे जैसे लोग आकार बदलते हैं मुझे विभिन्न हाथों के साथ क्या करना है इस बारे में कम यकीन होता है। मुझे यकीन नहीं है कि यह 3x के मुकाबले बचाव है या नहीं। मुझे यकीन है कि यह कभी कभी बचाव कर सकता है, कभी कभी 3 शर्त जैसे आप सब कुछ कर सकते हैं। आइए फोल्डिंग पर समाप्त करें। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि वहाँ सभी विकल्प ठीक हैं। और फिर से यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खेलते हैं जो बहुत अधिक 3x करता है तो आपको कुछ ऑफ टेबल काम करना होगा ताकि आप वहाँ अपनी सीमाओं के साथ ठीक महसूस कर सकें, जो कि इसका हिस्सा है कि यह भुगतान करता है एक अलग आकार या एक अलग रणनीति अपनाएं। ज़्यादातर लोग, है ना, ये उन्हें पीछे धकेल देता है। और मुझे लगता है, बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ कि इस समय तक हर कोई स्टीफन को जानता है, लेकिन जो काम वह करता है उसका एक हिस्सा यह है कि वह ऐसे आकार और रेखाएं लेता है जिनसे लोग कम परिचित होते हैं और फिर उन्हें एक अनुमान लगाने वाले खेल में डाल देता है। ये तो ये आदमी जिसने चेक बैक को स्नैप किया, जैक 10 अब स्नैप 3 बेट, क्या यह अधिक संभावना है कि यह एक ब्लफ है या एक मूल्य बेट? आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि वह आदमी जिसने जैक 10 के साथ ब्लफ के बारे में सोचना छोड़ दिया, वह कुछ 3 बेट ब्लफ के बारे में सोचना भी छोड़ सकता है। इसलिए जब वह इतनी जल्दी 3 बेट करता है तो मैं यहाँ थोड़ा नेट डिफेंड करूँगा। ये विशेष आदमी कोई और नहीं। और यहाँ मुझे लगता है कि इस हाथ को ज़्यादातर कॉल करना चाहिए, लेकिन इस आदमी के खिलाफ निट्टी होने की भावना में फोल्ड कर देगा। मुझे लगता है कि इस समय बोर्ड मेरे लिए बहुत अच्छा है जैक्स के साथ चेक करने के लिए, और सेवंस जब यह इस तरह से चलता है तो मुझे यकीन नहीं है कि यह दांव लगाने लायक भी है। ये पॉकेट सेवंस के लिए बहुत बहुत बुरा रन आउट है। और जब हमें आधे पॉट की रिवर बेट का सामना करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? प्रश्नों में से एक ये है, अगर आपके पास कुछ होता तो आप अधिक बेट क्यों नहीं लगाते? इसीलिए मैं कॉल करूंगा, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत निश्चित नहीं हूँ। मैं इसे एक मजबूत हाथ देने जा रहा हूँ। Nice trap there. हमारा प्रतिद्वंद्वी रेज करता है, जिससे जैक्स को संभवतः एक शून्य ईवी जैसी स्थिति में डाल देता है। उसने अपने समय बैंक में देखा, लेकिन इतना गहराई से नहीं, और उसने टर्न पर रेज नहीं किया। मुझे लगता है कि यह कॉल करने के लिए अधिक है, लेकिन यह शायद करीब है। ओह, बहुत करीब है। और हम देखते हैं कि बोर्ड के जुड़ने पर आधा पॉट, इसलिए फिर से आप सब कुछ एक साथ सोचें। तो यह कुछ मनोरंजक है जिसे हम नहीं जानते। जब मैंने कुछ करने में समय लिया तो वह अधीर हो गया था, और अब वह इस बहुत जुड़े हुए बोर्ड पर आधा पॉट जाता है, और इस बिंदु पर मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है।
लेकिन हम देखते हैं कि इसका मतलब एक तरह का बकवास हाथ है, हम कह सकते हैं, और फिर वह दो जोड़ी को चेक करता है क्योंकि उसे स्ट्रेट का डर है। तो यह ऐसा आदमी है जो सिर्फ तब दांव लगाता है जब उसके पास कुछ होता है, शायद, और आकार आधा पॉट होता है। मुझे नहीं पता कि अलग अलग आकार का क्या मतलब होगा या चेक का क्या मतलब होगा, लेकिन तथ्य ये है कि वह निचले जोड़े के साथ दांव लगाता है। इसका मतलब हो सकता है कि जब वह चेक करता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता और वह बस फोल्ड कर देता है। Folding. तो इसके बारे में सोचना सार्थक है। बस तरह तरह की जानकारी के टुकड़े इकट्ठा करना। अगर आप लोग चाहें तो इस बारे में नोट्स लिख सकते हैं या इसे याद रख सकते हैं, सब कुछ काम करता है। और हाँ, चलो इस जानकारी का इस आदमी के खिलाफ उपयोग करने की कोशिश करते हैं। हम S3 को चेक करेंगे। मान लें कि वह टर्न पर किसी भी टुकड़े पर आधा पॉट लगाता है, तो जब वह चेक करता है तो शायद उसके पास कोई टुकड़ा नहीं होता, और फिर हम अपने S3 के साथ सुरक्षा के लिए एक बड़ा ब्लाइंड डाउन लगाते हैं, क्योंकि अगर उसके पास कुछ होता तो वह आधा पॉट लगाता। और फिर मैं थोड़ा झुकाव महसूस कर रहा हूँ कि मिस्टर हाफ पॉट की इस बात पर विश्वास न करूँ। तो चलिए वास्तव में थोड़ा चरम पर जाते हैं, और यहाँ तक कि उसे परेशान करने के लिए भी सोचते हैं। लेकिन हाँ, हम इसे बिना कुछ कहे बुलाएंगे। बिल्कुल, वह हमें पागलपन दिखा सकता है। मुझे लगता है कि वह अधिक संभावना है नहीं से। मुझे लगभग ऐसा लगता है कि इसको बुलाने के लिए जिज्ञासा में फंसा हुआ हूँ। तो उसने आधा पॉट एस ड्यूस के साथ खेला। उसने नदी पर पतली मूल्य की शर्त नहीं लगाई। वह इस तरह का अधीर व्यक्ति है। हाँ, मुझे नहीं पता। हम जिज्ञासा कॉल करेंगे। अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो क्यों अच्छा नहीं लगा? जैसे मैं बहुत खुश नहीं हूँ। बेशक जीतने पर खुश हूँ। जब मैंने लगभग फोल्ड कर दिया, मुझे लगता है कि तर्क सही था, है ना? एक आर्केटाइप दृष्टिकोण से वह अधीर है। वह सब कुछ देख रहा है, तो वह पूरी तरह से ध्यान में है। वह सिर्फ एक हाथ का इंतजार नहीं कर रहा है। और एस ड्यूस के पास एक तरह से एक तरफ वह किसी भी प्रकार की पतली वैल्यू बेट लगाने पर विचार नहीं करता, और दूसरी तरफ वह बहुत सीधा साधा है। आधा पॉट आधा पॉट। तो वहाँ कोई चालाकी नहीं है। मध्य जोड़ी के साथ चेक करने का कोई विचार नहीं है। और इन सभी चीज़ों ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि उसने बस किसी भी जोड़ी पर दांव लगाया, जिसके कारण हमने चेक किया, और सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। लेकिन यह एक सामान्य प्रवृत्ति के साथ जाता है कि जब मछली बड़ा दांव लगाती है तो उनके पास कुछ होता है। अधिकांश मछलियाँ चीजें वहाँ कभी भी ब्लफ करने पर विचार नहीं करेंगी। उनके पास शून्य ब्लफ होंगे। यह विशेष व्यक्ति और उसके बारे में हमने जो कुछ भी देखा वह हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। और फिर मेरे अंदर यह तनाव था। ब्रेक। आप जानते हैं, ये एक ऐसी लाइन है जहाँ मछलियाँ कभी ब्लफ नहीं करती। S3 के साथ कॉल करके मैं बहुत मूर्ख महसूस करने वाला हूँ। तो ये सभी चीज़ें एक साथ। लेकिन हाँ, मेरा मतलब है यही पोकर है दोस्तों, एक तरह से। ये वास्तव में कभी कभी चेक बैक कर सकता है, कभी कभी बेट कर सकता है। और चेक बैक एक बहुत ही दुर्लभ लाइन है जो विशेष रूप से वीडियो के लिए लेने के लिए एक मज़ेदार लाइन है। तो अब हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां सॉल्वर्स कुछ धीमे खेल करेंगे ताकि वह पागल ना हो जाए। और हमारे पास भी उनमें से कुछ होंगे। यहाँ S10, हम इसके साथ क्या करना चाहते हैं? मुझे यकीन नहीं है कि यह बेट के लायक भी है। इसे 3 बेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उस व्यक्ति के खिलाफ अच्छी समझ है। समझ कह सकती है कि यह एक ब्लफ है, लेकिन चूंकि उसने मुझे 4 कहा, मैं कम निश्चित रहूंगा। मुझे लगता है कि हम शायद यहाँ कॉल करेंगे, और शायद यहाँ कुछ सामान्य ही बेट करेंगे। उसके द्वारा अच्छी पतली वैल्यू बेट। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। कोई अंदाज़ा नहीं कि यह अच्छा है या नहीं। तो यहाँ, अगर आप उस हाथ को याद करें जो उस व्यक्ति के पास थ्रीज के साथ था, वह हमारे जैसे क्वीन 4 के साथ उस स्थिति में है जहाँ नदी पर आपके पास थोड़ा कमज़ोर हाथ है और पॉट उसके लिए थोड़ा छोटा है। और यह आपको नदी की शर्त के बारे में सामान्य से अधिक सोचने पर मजबूर करता है। और शायद ये सोचने की बात है कि अगर कोई बहुत सोचता है और फिर एक बहुत सामान्य दिखने वाली नदी की शर्त लगाता है, तो हो सकता है कि उसके पास सुपर नट्स
हो और वह आपको इससे बाहर निकालने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा हो। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों के पास ऐसा अनुभव है या नहीं। और हाँ, मुझे लगता है कि ये वीडियो की लंबाई है, इसीलिए मैं बैठने की कोशिश करूँगा। अगली ब्लाइंड। हाँ, इस आदमी के पास पोकर में वह जुआ खेलने की तलाश में है। ये जानना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपकी मेज़ पर बैठे व्यक्ति के बारे में। ये चीज़ों को काफ़ी बदल देता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, उसने 8-3 दिखाया और फिर अगली बार मेरे खिलाफ खेला। मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ना सोचें कि वह पागल है, वह फिर से ब्लफ करेगा। जैसे कि एक अच्छा मौका है कि वह छवि के बारे में सोच रहा है और उसने मुझे एक पागल कॉल करते देखा और अब कोई और ब्लफ नहीं आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको अगली बार मिलूँगा।